गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी बात ऑसिलेशंस पर। हमने लास्ट लेक्चर में टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखी, एसएचएम की डेफिनेशन देखी, एसएचएम की कंडीशन क्या होती है वो देखी। अब ये देखेंगे कि एसएचएम जो कि लीनियर एसएचएम है, स्पेसिफिकली लीनियर एसएचएम, तो वो लीनियर एसएचएम में क्या क्या क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है और आप उसको कैसे समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर मैं बहुत बहुत बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ आज। ठीक है, समझ लो ये एक पाथ है। ठीक है, ये एक पाथ हमारा दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा एक पाथ, और इस पाथ के ऊपर हम ऐसे सोच रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, जो कि ब्लॉक जो है यहाँ से निकलेगा, इधर तक जाएगा, यहाँ तक वापस आएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। यानी कि यहाँ पर हमने जो लास्ट लेक्चर में ऐसे बनाया था ना कि एक ब्लॉक होता है यहाँ पर, ठीक, और उस ब्लॉक को हमने यहाँ से समझ लो ऐसे ले लेते हैं। दिस इज द ब्लॉक, और ये ब्लॉक को हम क्या करने वाले हैं, ये ब्लॉक को हम यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तब वो यहाँ आता है, उसके ऊपर में पीछे की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगने वाला है। स्प्रिंग फोर्स वापस बुलाता है। स्प्रिंग फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स, वो उसको वापस बुलाता है। ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस बुलाता है और हमारा ब्लॉक वापस चलने लगता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेस हो रहा है, समझ लो, तो हमने माना, या फिर इसको अपने से कॉम्प्रेस किया यहाँ तक और कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया, तब भी वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने वाला है। तो ये हो जाएगा उसका मीन पोजीशन। ठीक है ना, और ये हो जाएगा उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब लास्ट अल्टीमेट पोजीशंस, यानी वो लास्ट ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां तक वो जाकर वापस आता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो, जब वो यहाँ से ऑसिलेशन शुरू करेगा, ये है हमारा पॉइंट t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ से वो ऑसिलेशन शुरू करता है। लेकिन क्योंकि ये स्प्रिंग ब्लॉक है, ये यहाँ से ऑसिलेशन शुरू नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वो अपनी नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ पर रहा बिना डिस्टर्ब किए कि वो कैसे ऑसिलेशन शुरू कर देगा? नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करने को यहाँ लेके जाते हैं, समझ लो, और यहाँ ले जाकर उसको t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ लेके चल जाते हैं हम उसको, और यहाँ से उसको रिलीज करते हैं। तो वो यहाँ आ गया है। यहाँ आने के बाद क्या हो गया, पूरा स्ट्रेच हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, और हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट उसका x इक्वल टू a के बराबर हो गया। व्हाट इज a? तो मैंने बताया था आपको, a इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ये होता है। इसके बराबर हो गया, वो यहाँ खड़ा है, इसका x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर है। ठीक है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम के बराबर है। टाइम 0 है और मैंने उसको छोड़ दिया। उसकी वेलोसिटी बताओ मुझे यहाँ पर, तो उसकी वेलोसिटी 0 है। उसकी वेलोसिटी 0 है। मैंने जस्ट उसको ऐसे स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके पकड़ रखा है, और छोड़ूंगा मैं उसको तो वो ऑसिलेशन करने लगेगा। तो मैंने उसको देखा कि x इज इक्वल टू a है, क्योंकि x कहाँ से गिना जाता है? तो याद रखो, डिस्प्लेसमेंट x is always measured from mean position। ये बात को आपने कभी नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पार्टिकल कहीं से भी शुरू करो, हमको उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही गिनना है। आपको अगर उसने बोला है कि नहीं यहाँ से चलकर यहाँ तक जाता है, तो बोलना ठीक है, तो भी जाता होगा ना, तो टोटल a में से इस पार्ट को माइनस कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि लेट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, a इज इक्वल टू 10, और मैं बता रहा हूँ कि पार्टिकल हमारा 3 सेंटीमीटर पीछे आ गया, 3 सेंटीमीटर इधर आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो हम डिस्प्लेसमेंट गिनेंगे, इसको 0 मानेंगे, 0 से लेकर 10 माइनस 3 कर दो तो बचा 7, तो हम बताएंगे इधर से कितना आया, 7, तो 7 सेंटीमीटर ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये बात को याद रखना है। अभी देखो, हमने देखा कि हमारा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो यहाँ से शुरू करता है, x इक्वल टू a है, यहाँ से गिना a तक, टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है। जैसे ही उसको रिलीज किया, यहाँ से उसको रिलीज किया, इसके ऊपर आपने देखेंगे कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। कैसे लग रहा है? फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो मैं इसको बताता हूँ, ये है रीस्टोरिंग फोर्स। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, पीछे की तरफ लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है?
इधर, ये है डिस्प्लेसमेंट ब्लू वाला और हमारा फोर्स है ब्लैक वाला पीछे की तरफ, ठीक है। जब हमारा ऑसिलेटिंग ब्लॉक यहां तक आएगा, यहां आने के बाद होगा ये कि उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, देखो यहां से शुरू किया, यहां पे आया, यहां पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, देखो इधर आया वो, और यहां आने के बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी अभी नहीं लिखता हूं, बताऊंगा आपको। वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, ये सोचो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, और यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। कैसे होगा ये आपको बताऊंगा मैं, इक्वेशन से आता है, पूरा इक्वेशन से आता है, बात को समझो सिर्फ पहले ये समझ लो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है ना, फोर्स इज जस्ट टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जब कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, ठीक है। फोर्स नहीं है यहाँ पे फोर्स जीरो हो गया, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम था, यहाँ वो फोर्स जीरो हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, वो इनर्शिया की वजह से वो आगे चलने लगता है, और वो आगे चलकर यहाँ पहुंचता है। तो हम देखेंगे कि ये आपका ब्लॉक है, यहाँ पहुंच गया, देखो ब्लॉक यहाँ पहुंच गया। जब ब्लॉक यहाँ पहुंचा तो ये है इस पोजीशन पर x इज इक्वल टू -a पर उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, क्योंकि वो आकर मोमेंटरीली स्टॉप हुआ, रुका और फिर वापस जाने वाला है, तो मोमेंटरीली उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। और टाइम देखेंगे तो टाइम यहाँ से शुरू हुआ था t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आने के बाद टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू कैपिटल T/2, कैपिटल T/2। क्यों, क्योंकि अभी आधा रास्ता जाना बाकी है अभी वापस, उसको कैपिटल T बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, T/2 टाइम हुआ, ठीक है। और आपके पार्टिकल पर ये लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट, तो डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है और फोर्स आगे की तरफ है। यही तो हमारा ऑसिलेशन का पार्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फोर्स के साथ वो निकला, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था, तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस पोजीशन पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, फॉर्मूला भी लिखकर बताऊंगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि फोर्स मैक्सिमम है, ठीक है, फोर्स मैक्सिमम है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो तब उस पर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, या एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी अगर जीरो होती है तो एक्सेलरेशन जीरो ही होना चाहिए, या एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तो वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये बात तो बेसिक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब। लेकिन ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको नीचे से ऊपर फेंका मोशन अंडर ग्रेविटी में, जब वो ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर में ग्रेविटी का एक्सेलरेशन किधर लगता, नीचे की तरफ, और उसके पास यहाँ पे वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी मोमेंटली जीरो हो जाती है ना, वो इस जगह पर जाकर रुक जाता है, और रुकने के बाद वो वापस आना चाहता है नीचे की तरफ। तब उसके ऊपर जब वो रुका था तब भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लग रहा था, ग्रेविटी का लग रहा था। मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी जीरो होती है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो होना कंपलसरी नहीं है, ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो ये है वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन, जब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसीलिए तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया यहाँ पे। तो आपने देखा कि वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर देखेंगे तो वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग हमने लोकेशन देखी। अब हमारा पार्टिकल क्या करता है, देखो T/2 पर वो यहाँ था, T/2 पर वो यहाँ था, यहाँ से निकलकर वो फिर जाता है, यहाँ पहुँचता है। यहाँ जब वो वापस पहुँचेगा तो तब उसका कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T हो जाएगा, एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। यानी कहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक आया, रुका नहीं लेकिन क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी थी, फिर यहाँ तक चला गया, यहाँ रुका, फिर यहाँ से वापस आया। इस पूरे मोशन को बोला जाता है वन ऑसिलेशन। समझे बात को, इस पूरे मोशन को बोला जाता है वन ऑसिलेशन। और पूरे वन ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगता है, कैपिटल T। तो मुझे बताओ कि अगर आप यहाँ से निकले हो तो यहाँ जाने तक कितना टाइम लगा, T/4। यहाँ जाने तक कितना लगा, अगेन T/4, इसके आगे का यहाँ जाने तक T/4। तो शुरू से कितना यहाँ तक, T/2। T/2 का मतलब, T/4 का मतलब कितना, क्वार्टर टाइम लगा, क्वार्टर ऑफ कैपिटल T। कैपिटल T का 25% लगा टाइम, ठीक है, कैपिटल T का 25% टाइम लगा। लेकिन अब ये लॉजिक मत लगाना प्लीज
कि अगर यहाँ पहुंचने तक, देखो 0 से शुरू करा था, यहाँ पहुंचने तक उसको कैपिटल T/4 का टाइम लगा, यानी 25%, तो यहाँ पर 12.5% लगा होगा, गलत। यानी कि यहाँ पर आपको पहुंचने तक T/4 टाइम लगा है, तो एग्जैक्टली हाफ पहुंचने तक आपको टाइम T/4 का हाफ यानी T/8 लगा होगा, गलत। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। यहाँ पे वेलोसिटी का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम हुई, फिर यहाँ पे घट रही है, 0 हो गई, फिर बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, फिर घट रही है, वेलोसिटी 0 हो गई है। ऐसे होता है, तो वेलोसिटी वेरिएबल होती है। इसीलिए आप जो है तो ये फंडा नहीं लगा सकते यहाँ पे T/8 का टाइम लगा, नहीं, यहाँ तक T/4 लगा, ठीक है, ऐसे लगा दिया हमने। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? उतारो फिगर जल्दी। सिंपल हार्मोनिक मोशन एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं ये टॉपिक पहले लेता हूँ और इक्वेशन वाला टॉपिक बाद में लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एक लॉजिक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या फिर बुक्स वाले क्या करते हैं कि ये वाला टॉपिक बाद में पढ़ाते हैं और पहले जो है वो इक्वेशंस पूरी सॉल्व करवा देते हैं। तो इक्वेशन जब तक अंडरस्टैंड होगी ही नहीं तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पहले इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं। देखो कि एसएचएम जो है वो एक प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन, किसी चीज का शैडो या उसकी परछाई होना, ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन होता है किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। देखो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी रिवाइज हो जाएगा फिर से। देखो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बताते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि हमारा पार्टिकल है कहाँ और वो पार्टिकल चलेगा कैसे। तो मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही आसान सी चीज़ बताता हूँ सर्कल्स के बारे में, कि आपको पता है कि हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था तब ये हमने पढ़ा था कि अगर पार्टिकल हमारा यहाँ होता है, इसकी पोजीशन को ए मार्क करो, और जब वो यहाँ तक चलकर जाता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी याद आई ना, ओमेगा है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर वो चलता है तो वो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था हमारा? तो हमारा फॉर्मूला था ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, है ना। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं ना। यानी कि अगर उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो डिस्टेंस के फॉर्म में भी अगर आप देखते हो तो वैसे ही होता है ना। आपके पास में अगर मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी v है, ठीक है, वेलोसिटी v है और आप यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक चलने वाले हो, तो मुझे बताओ यहाँ पर x क्या होगा? तो आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अगर मैंने कहा कि 1 सेकंड में कितना चले तो आप लिखेंगे 1 सेकंड में चले हैं v इंटू 1। 2 सेकंड में कितना चले तो आप लिखेंगे v इंटू 2v। और t सेकंड में कितना चले तो हम लिखेंगे t इंटू v, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये देखो ये फॉर्मूला है। अगर लीनियर मोशन में है तो एंगुलर में भी है। एंगुलर में भी अगर मैं आपको बोलूंगा कि एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा है तो आपका 1 सेकंड में कितना चले तो 1 सेकंड में चलेंगे आप ओमेगा इंटू 1। 2 सेकंड में कितना चले तो आप बोलेंगे ओमेगा इंटू 2। टी सेकंड में कितना चले तो आप लिखेंगे ओमेगा इंटू टी। ये फॉर्मूला है। तो थीटा की वैल्यू आती है ओमेगा टी। यानी कि एक और बात हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन यानी कि सरकमफेरेंस पर चलना शुरू करता है, जब वो सर्कुलर मोशन करता है यानी कि सरकमफेरेंस पर वो कुछ भी अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो जो रेडियस वेक्टर होता है, ये रेडियस वेक्टर जो होता है वो एक एंगल ट्रेस करता है। ऐसे जैसे पहले था ये ऐसे एक एंगल ट्रेस करता है। दैट एंगल, यहाँ का जो एंगल है थीटा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज ओमेगा टी। और हमारे को अभी सारी कैलकुलेशन ओमेगा टी के हिसाब से करनी है, थीटा की जगह हम हमेशा ओमेगा टी लिखेंगे अब, ठीक है। तो ऑसिलेशन में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसी का होता है कि आपको ओमेगा टी लिखना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमारा पार्टिकल है, समझ लेते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है ऐसा कर लेते हैं, प्रोजेक्शन कहाँ लेंगे उसका, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराता हूँ मैं। हम उसका ऑसिलेशन ऐसा, ये सर्कुलर मोशन तो ऐसा करा रहे हैं, हम ऑसिलेशन वर्टिकल भी करा सकते हैं, ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल भी करा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मानते हैं पार्टिकल हमारा पॉइंट पी पर था, ठीक है, पॉइंट पी पर था। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इधर एक टॉर्च लगा देता हूँ। देखो इधर से लाइट आ रही है, समझो, ठीक है, ऐसा टॉर्च है मेरा यहाँ पर। यहाँ से लाइट इधर आ रही है मेरे पास, ठीक है, लाइट आ रही है, समझो ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बता रहा हूँ कि पार्टिकल पी है मेरा, यहाँ पर ये लाइट आ रही है, तो मुझे बताओ उसका शेडो कहाँ पड़ने वाला है।
और मैं बताता हूँ ये आपके पास में बीच की एक वॉल है वर्टिकल, तो मुझे बताओ इसका शेडो अभी कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा ना, ये होगा उसका शेडो, हमारे पार्टिकल का शेडो P, तो इसको लिख देंगे अपन P डैश, पार्टिकल का शेडो हो गया P डैश, समझे बात को, यहाँ पे ले लिया मैंने। अच्छा, अब हमारा पार्टिकल क्या करता है मालूम है, ये रेडियस जो है ना, रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर ले लो, रेडियस किसके बराबर ले लो, एम्पलीट्यूड के बराबर, और हमारा पार्टिकल जो है ओमेगा की रफ्तार से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो ऐसा चलना शुरू करता है। जैसे हमारा पार्टिकल P यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसकी वैल्यू बन गई Q, जब वो Q बना तो मुझे बताओ कि उसका प्रोजेक्शन आप किधर ड्रॉ करोगे, तो मैं बोलता हूँ प्रोजेक्शन y एक्सिस पे बताओ अभी, सिर्फ यहाँ है उसका प्रोजेक्शन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर उसका प्रोजेक्शन, अगर उसका प्रोजेक्शन यहाँ है तो इसको Q डैश बोल दूं क्या, सही है ना, इसको P डैश बोला था, इसको P डैश बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P, तो पार्टिकल P का प्रोजेक्शन था वो ऐसे, पार्टिकल P का प्रोजेक्शन था, अब वो पॉइंट Q पर चला गया तो Q का प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, वही है, पार्टिकल हमारा सिर्फ पोजीशन बदल दिया, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये एंगल बनाएगा, ओमेगा टी इज द एंगल प्रोजेक्टेड बाय, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय हमारा पार्टिकल, ठीक है, ऐसा शुरू हुआ। अब ये वाली इक्वेशन आपने ऐसी बनाई उसकी, देखो अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिलती है, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हम देखेंगे कि पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ P से Q तक, तो उसका प्रोजेक्शन डिस्प्लेस हुआ P डैश से Q डैश तक, अगर मैं P डैश से Q डैश तक, ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, और मैं इसको जो है P डैश Q डैश को अगर मैं Y बोल देता हूँ, अगर मैं Y बोलता हूँ तो मेरी इक्वेशन कैसी बन रही है, देखो इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, लिख लिया आपने, इसको रब करूँ, देखो ये Y है, ये ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल कौन सा लेने का, P डैश Q डैश, P डैश Q डैश, साइन ऑफ थीटा निकालो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू Y अपॉन A, क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस है ये A है, हाइपोटेनियस जो है P डैश Q वो A, तो ये हो गया Y अपॉन A, तो Y की इक्वेशन क्या हो गई, A साइन थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी, तो Y इज इक्वल्स टू A साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि हमारा पार्टिकल शुरू हुआ था 0 पॉइंट से, है ना, 0 से शुरू हुआ था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वो यहाँ था, और टाइम t इज इक्वल टू t पर वो यहाँ आया, कुछ तो भी टाइम है छोटा सा t समझो, उस पर वो यहाँ आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, y की इक्वेशन हो गई a साइन ओमेगा टी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको x के टर्म में भी लिख सकते हैं अगर मैंने प्रोजेक्शन x पे लिया, तो y के टर्म में भी लिख सकते हैं अगर मैंने प्रोजेक्शन y पे लिया, तो मैंने y पर लिया है इसलिए y की इक्वेशन बनी, x पर लेंगे आप तो x की इक्वेशन बनेगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको अभी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, ठीक है, ये निकालना बहुत आसान होता है डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर आप एक्सेलरेशन, पहले हमारे पास एक्सेलरेशन निकलता है, उसके बाद में वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन करके आता है, वो भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है इससे ज़्यादा, तो इसीलिए पहले ईजी वाला बताया, उसके बाद मैं कॉम्प्लिकेटेड पे लेके जाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पर फिर हमने देखा कि पार्टिकल हमारा यहाँ तक पहुंचा, ओके, तो अभी हमने उसकी इक्वेशन तो बना ली, याद रख ली हमने इक्वेशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये, लेकिन अब आप उसके लोकेशन पे ध्यान दो, वो जाता किधर, यहाँ पे चला गया था Q, उसके बाद वो पार्टिकल निकल के चले गया R पे, ठीक है, वो पार्टिकल हमारा चला गया R पे, तो मैं बोलूंगा कि अब वो R पे जाने के बाद वो इतना बड़ा एंगल बनाता है फिर, है ना, इतना बड़ा एंगल बनाता है, समझो ये θ1 एंगल बनाया था तो ये θ2 एंगल बना लेगा, है ना, ये पूरा एंगल θ2 बना लेगा जब वो R पे चला गया, तो अगर उसकी लोकेशन वो चला गया है R पर, तो मैं उसको देखूंगा कि उसका प्रोजेक्शन कहाँ है, उसका प्रोजेक्शन है यहाँ पर, और उसको लिखूंगा वो प्रोजेक्शन को R डैश, क्या लिखा मैंने, प्रोजेक्शन को R डैश लिखा मैंने उसको, यानी कि हमारा पार्टिकल देखो अभी किधर जा रहा, ये पार्टिकल अगर ऐसा जा रहा है तो ये पार्टिकल किधर जा रहा है कि नहीं, ऐसे ही ना, ऊपर जाने की सिमट है उसकी, ऐसे जा रहा हो, टिक 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 टिक, यहाँ जाकर मिल जाएंगे। अब देखो थोड़ी देर के बाद मेरा R जो है यहाँ आकर पॉइंट S बना दिया, तो मेरा S डैश कहाँ होगा, S डैश भी वहीं होगा, दोनों मिल लिए ना वहीं पे, ठीक है, दोनों मिलिए वहाँ पर, ठीक है, बात समझी। अच्छा, अब वो दोनों वहाँ पर मिले, उसके बाद पार्टिकल और उसका प्रोजेक्शन दोनों मिल गए, उसके बाद क्या होगा, हमारा पार्टिकल S के बाद में इधर आता है, इधर आकर वो पॉइंट बनाता है T, मैं कम पॉइंट्स लूंगा अब यहाँ पे आया वो T पॉइंट बनाया, समझो T पॉइंट ऐसे,
तो एंगल कितना होगा, 0 से गिना जाएगा एंगल अभी भी, ये एंगल होगा उसका, समझो थीटा टी ले लो, है ना, इसको थीटा पी बोल दो, इसको थीटा क्यू बोल दो, आर बोल दो इसको, ये क्यू था और ये आर था, तो कुछ भी नाम दे दो, आपको समझने से मतलब है ना, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसका प्रोजेक्शन क्या है बताओ, तो प्रोजेक्शन है इसका इधर, देखो जरा, प्रोजेक्शन यहाँ है, प्रोजेक्शन यहाँ है, कौन सी दिशा में, अगर ये जा रहा है नीचे तो हमारा पार्टिकल भी जा रहा है नीचे, देखो जरा है क्या, पहले पार्टिकल ऊपर गया था, अब पलट कर नीचे आ रहा है, समझे बात को, पलट कर नीचे आ रहा है। अच्छा, ये टी जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गया, उसकी वैल्यू हो गई यू, तो यू डैश किधर है, जब वो यू यहाँ बनाता है तो यू डैश किधर है, यहाँ है, अरे गलती नहीं करना, यहाँ है यू डैश, यू डैश इधर है। अब प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे मालूम है, आप बोलोगे कि सर टॉर्च तो इधर लगा हुआ था, प्रोजेक्शन इधर से बन रहा था, इधर भी एक लगाओ ना फिर टॉर्च, क्या प्रॉब्लम है, ये टॉर्च लगा हुआ है, ठीक है, एक टॉर्च इधर से भी लगा दिया अपन ने, तो अब उसका शैडो हम नहीं ले रहे हैं, टॉर्च लगाने का मतलब होता है शैडो निकालना ना, ठीक है। अगर इधर से मेरे पास में एक टॉर्च लगा हुआ है और बीच में मेरे पास में एक ऐसा एक सर्कल है, ऐसे प्लेन में सर्कल है, तो सर्कल पे एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो सामने के वॉल पे कैसा दिखने वाला है, ऐसे वर्टिकल दिखने वाला है, ऐसे घूमता हुआ दिखने वाला है, समझे बात को। अभी आपको बताऊंगा, मैं रियलाइज कराऊंगा, आपको एकदम फील आनी चाहिए, बिल्कुल आपको फील आएगी उसकी। देखो जरा यहाँ तक लिखा, देखो कितना हो गया टी, उसका शैडो यहाँ पे आया नीचे की तरफ जाता हुआ, यू का शैडो कहाँ आया, यहाँ आया यू डैश पे नीचे जाता हुआ, ठीक है, डायरेक्शन किधर है, नीचे जाने की, यहाँ पे जब जा रहा था ऊपर तो ऊपर जाने की डायरेक्शन थी उसकी, अब किधर है, नीचे आने की डायरेक्शन। उसके बाद देखो वो निकलता है और यहाँ आ जाता है, ई यू वी पॉइंट दे रहे अपन, ए बी सी डी दे सकते हैं अपन, पी क्यू आर एस टी दे रहे अपन। ये देखो यहाँ आया, यहाँ पर इसका शैडो किधर होगा बताओ, यहाँ होगा, ये शैडो है, तो इसको बोल देंगे वी डैश। वी डैश किधर जा रहा, नीचे जा रहा है, वी डैश किधर जा रहा है, नीचे, वी डैश नीचे जा रहा है, क्योंकि ये किधर जा रहा है, ऐसे। उसके बाद यहाँ आया W, अगर यहाँ W है तो W डैश किधर है, वहीं पे है, W डैश भी वहीं पे, सेम जगह, दोनों मिल लिए ना, जैसे ऊपर मिले थे वैसे यहाँ मिले, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्टिकल यहाँ से निकला और यहाँ चला गया X, इसका प्रोजेक्शन बताओ, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, ऊपर जाने की है, डायरेक्शन ऊपर जाने की है। अरे समझे क्या, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, सोचो W के बाद किधर जा रही है, ये ऊपर जा रहा है, W के बाद ये X इधर चला गया और ये ऊपर जा रहा है अपना, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर जाने की है, और इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे X डैश। X डैश किधर जा रहा है, ऊपर, V डैश किधर जा रहा था, नीचे, यहाँ बताता हूँ V डैश को, ये V डैश नीचे जा रहा है और ये X डैश ऊपर जा रहा है, X डैश ऊपर जा रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, X यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आकर तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया, ये वाला हमारा पार्टिकल यहाँ आ गया। यहाँ तक सही है बात, अच्छे से समझ में आ रही है बात। अच्छा अब देखो, ये प्रोजेक्शन हमने बताया, अगर ये प्रोजेक्शन था तो मैं सोचो हमारे पार्टिकल ने करा ऑसिलेशन ऐसा, सही है क्या, अरे उठो नींदों में से, क्या बोल रहा हूँ सुनो जरा, मैं बता रहा हूँ पार्टिकल ने ऑसिलेशन करा ऐसा, और आप बता रहे हो हाँ ठीक है, ऑसिलेशन नहीं किया भाई, ऐसे कर रहा है सर्कुलर मोशन, ऐसे कर रहा है सर्कुलर मोशन, ये वाला सर्कुलर मोशन, सही है। अब बेटे इधर ये वाला सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बीच में ये पार्टिकल का शैडो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। अब ये एसएचएम कर रहा है, समझे बात को, ये एसएचएम ऐसे एसएचएम कर रहा है, किस लाइन पर, ये लाइन पर, यहाँ से जाता है ऊपर, फिर आता है नीचे, ये आधा टाइम हो गया, फिर जाता है नीचे, रुकता नहीं है बीच में, यहाँ तक जाता है नीचे, और फिर यहाँ से पलट कर आता है ऊपर। ये हुआ टोटल टाइम पीरियड T, कैपिटल T, ठीक है। इस तरह से तो हम देखेंगे कि इस तरह से आपको समझ में आता है कि प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल जो होता है, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ये पार्टिकल यूसीएम में है, इसीलिए ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे हो जाता है। ये पार्टिकल्स की पोजीशन को याद रखो, ये एसएचएम की आपको ये बात समझ में आई। चलो इसकी समरी बताता हूँ आपको, और फिर मैं आपको रियल लाइफ में फील करवाता हूँ कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझ लो मैं उसको अभी यहाँ से लेता हूँ, डॉटेड लाइन अपन ले लेंगे यहाँ पर, चलो यहाँ ले लेंगे, यहाँ तक है वो नीचे, ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन प्लस,
ये एक्सट्रीम पोजीशन माइनस, ये है मीन पोजीशन, है ना, यहाँ पर मीन पोजीशन है, ये एम्पलीट्यूड ए है, ये एम्पलीट्यूड भी ए है। हमारा पार्टिकल पहले क्या हुआ, यहाँ से निकला, यहाँ से निकलकर वो ऊपर की दिशा में ऊपर गया, ऐसे गया, फिर वो यहाँ तक गया, यहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर वो यहाँ से पलटकर नीचे आया, ठीक है, और वो नीचे आता गया, फिर वो यहाँ से भी नीचे गया ऐसे, और यहाँ से नीचे जाने के बाद फिर पलटकर वो ऊपर आया, और वो ऊपर आकर यहाँ पे अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरह का पूरा एक मोशन हुआ है। इस मोशन को अगर मैं आपको रियल फील करवाऊँ, अगर ये क्या हुआ है, देखो ज़रा, अब एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। ये है हमारा पार्टिकल, यहाँ खड़ा है, पार्टिकल इधर है, यहाँ पे देखो सर्कल में, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे है, और ये है उसका प्रोजेक्शन, ठीक है, ये प्रोजेक्शन है उसका। अब क्या हो रहा है, देखो ये पार्टिकल ऊपर जाना शुरू करता है, तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, देखो ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, सही है क्या नहीं। अब उसके बाद में देखो ये नीचे आना शुरू हो रहा है, ये नीचे आना शुरू हो रहा है, ये यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ पे रुक गया। उसके बाद ये यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, तो इसको ये इधर बता दिया, और जब ये यहाँ से निकला तो वापस मैंने उसको यहाँ पर लेके आ गया। तो अगर मैं देखूंगा कि पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और इधर क्या कर रहा है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है राइट हैंड वाला, और लेफ्ट वाला क्या है, ऑसिलेशन है। अब समझे आपको कि ये सर्कुलर मोशन का ही शैडो है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब फील आई थोड़ी सी, ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल, और उसका अगर आपने इधर से लाइट लगा हुआ अगर, तो आपको उसका शैडो दिखेगा जो यहाँ पर ऑसिलेशन कर रहा है। समझे बात को, यहाँ तक अगर ये समझ में आया, फील आया, तो जल्दी से कॉपी करो उसको फास्ट। तो अभी हमने देखा कि SHM जो होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक प्रोजेक्शन है। बट नाउ व्हाट, कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि मुझे फेज पहचानना है, व्हाट इज फेज ऑफ SHM। फेज मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, और क्वांटिटी याद रखो, इसका नाम याद रखो, डेफिनेशन याद रखो, अ क्वांटिटी विच completely describes the position and direction of particle in मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, SHM बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। दोनों में फेज होता है, ठीक है, दोनों में हम फेज बताएंगे अभी कि फेज क्या होता है। क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। क्योंकि देखो अगर मैंने सिर्फ एक डायग्राम ऐसी बनाई और मैंने बताया कि ये -a है, ये 0 है, और ये +a है, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। +a मतलब एम्पलीट्यूड कंप्लीट, +a पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। अगर मैंने पार्टिकल को बना दिया यहाँ, दिस इज माय पार्टिकल, पार्टिकल है P। अब आपने उसको देखा, अब आप देखने के बाद उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, पार्टिकल है कहाँ, क्या वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, क्या वो एक्सट्रीम से आ रहा है, क्या वो मीन की तरफ आ रहा है या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। पहचान सकते हो? नहीं ना भाई, कैसे पहचानेंगे। आपने वॉक्सवैगन की कार आती है, एक देखा है, येलो कलर की आती है, छोटी सी एकदम कार, सामने से देखो पीछे से देखो एक जैसी दिखती हो, गाड़ी देखने के बाद में पता नहीं चलता अगर स्लो स्पीड में हो तो कि जा रही है क्या आ रही है बोलकर, है ना, थोड़ा सा फर्क है वैसे, लेकिन आम देखने वाले को ऐसे दिखता है यार ये क्या है, ये समझ ही नहीं आ रही बात। बिल्कुल वैसे केस इसके साथ भी हो जाता है। पार्टिकल P को देखा तो पहचान ही नहीं पा रहे हो, यार ये जा रहा है क्या आ रहा है, भाई क्या हो रहा है ये। तो हमने क्या किया मालूम है, उसको समझने के लिए हमने बनाया एक फेजर। फेजर का मतलब होता है देखो फेजर क्या होता है समझो जरा। फेजर, फेज किसको बोला जाएगा, फेज। और इसमें एक और होता है इनिशियल फेज नाम का, इनिशियल फेज। ये दोनों चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा इनिशियल फेज किसको बोलते हैं। इनिशियल फेज और इपोक, इपोक बोलते हैं, ठीक है। रेड पेन थोड़ा सा फेंट दिखता है बोर्ड पर, लेकिन थोड़ा सा आप कंसीडर करो उसको। इपोक देखो क्या होता है,
हमारा पार्टिकल जब यहाँ था, कहाँ पे था वो, जब पार्टिकल यहाँ था तो उसका प्रोजेक्शन किधर था, यहाँ पे। जब पार्टिकल यहाँ से इस जगह पहुँचा, है ना, एंगल ओमेगा टी बनाने के बाद, एंगल ओमेगा टी बनाने के बाद जब यहाँ पहुँचा पार्टिकल, पॉइंट पी पर पहुँचा, तो उसका प्रोजेक्शन किधर है, ये है उसका प्रोजेक्शन। समझे बात को, ऐसा है प्रोजेक्शन। और ये किधर जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बताते हो या क्लॉकवाइज बताते हो, आप पे डिपेंड करता है, आप किधर भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर बता सकते हो आप। उसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराओ, एंटी क्लॉकवाइज कराओ तो भी चलेगा, ठीक है ऐसे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जब वो पार्टिकल यहाँ से निकल कर यहाँ आया, तब यहाँ पर भी उसका डायरेक्शन कैसा था, देखो उसका डायरेक्शन था नीचे जाने का। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे एक डायरेक्शन आपको मिलेगा नीचे जाने का। आप सोचोगे अब पार्टिकल हमारा जो पी है ये कहाँ है, ये तो समझ नहीं आई ना बात अभी भी, ये तो क्लियर है। अगर आपको मैं ये सर्कल पे बताऊंगा तो आप क्लियर है एकदम कहाँ जा रहा है पार्टिकल, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, है ना, और इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम। तो आपको ये तो आप श्योर है यहाँ पर कि यार ये वाला पार्टिकल तो अपना एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये पार्टिकल जो हमारा एक्सट्रीम से नीचे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वो मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। बट इसमें क्लियर नहीं है, तो समझते हैं फेज बताने का तरीका क्या होता है। देखो इसको बोलते हैं 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, है ना, ये तो पता होगा ना आपको, और इसको बोलते हैं 270 डिग्री। यहाँ पे आएंगे फिर से तो 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री हो गया, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अच्छा, सर्कल पे अगर मैंने लिखा तो मैं उसको पाई के फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एक सर्कल मतलब क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन बनता है। रेडियन में 2 पाई होता है, ये तो पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं ना अपन, रेडियन 2 पाई का होता है। तो अगर ये 2 पाई का रेडियन है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से जब निकला था तो यहाँ पे 0 था रेडियन, यहाँ से जब निकलकर यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे पाई रेडियन हो गया, याद रखो पाई रेडियन, ठीक है ना, 1 पाई। यहाँ से वापस गया कितना हुआ, 2 पाई, ये हो गया रेडियन में 2 पाई। ये पाई का आधा हो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया पाई/2 रेडियन। और ये पाई और 2 पाई के बीच में 1.5 पाई आता है, 1.5 पाई बोले कितना होता है, 3/2 पाई। आसान है ना याद रखने में, 3/2 पाई 1.5 पाई होता है बोलते। तो हाँ, मैं 1.5 पाई बोला तो कुछ लोग बोल रहे हो तो सर कैसे पढ़ा रहे हो, समझना इंपॉर्टेंट है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आए, हाईफाई इंग्लिश में पढ़ा दूँ फिर तो कुछ आएगा समझ में। तो देख लो ये कितना है, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, 4 टुकड़े कर दिया मैंने, ये हो गया। एक ऑसिलेशन कितने में होता है, एक ऑसिलेशन मेरा शुरू होता है यहाँ से 0 टाइम से, टाइम इज इक्वल टू 0 से, यहाँ से जाकर आता है तो यहाँ पे हो जाता है टाइम इज इक्वल टू T/2, यहाँ पर जाकर वापस आया तो कैपिटल T, है ना, कैपिटल T, ये टाइम हुआ मेरा। तो फिर यहाँ कितना टाइम हुआ होगा, तो यहाँ पे टाइम हुआ होगा मेरा कैपिटल T/4, क्वार्टर टाइम हुआ है, यहाँ पे हाफ टाइम हुआ है, यहाँ पे 3/4 टाइम हुआ, मतलब 3/4T, 3/4T इतना टाइम लगा, और यहाँ पर कैपिटल T टाइम लगा। यानी कि इसको बोलते हैं 25% टाइम, 50% टाइम, 75% टाइम, 100% टाइम, है ना, ऐसा परसेंटेज में देख लो। 2 पाई से इसमें देखा तो आपने ये पाई/2 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई। और ये जो पाई का फॉर्मूला है, अपन यहाँ पे जो इक्वेशन लिखते हैं वो इक्वेशन कैसी होती है, देखो अगर मैंने समझो आपके पास में ऐसा बनाया, ये वाला इक्वेशन, ये y की इक्वेशन है ना अपनी, y की इक्वेशन बनती है, ये एंगल भी ओमेगा टी होता है, तो हमारी y की इक्वेशन कैसी बनती, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे इक्वेशन लिखता हूँ तो ये जो है ना, अब ये इसको रब कर देंगे, थोड़ी देर कंफ्यूज करेगा, आप बोलेंगे ये पढ़ा है इसके नीचे ये लिखा तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। देखो a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी में ये जो है ना, दिस इज फेज ऑफ SHM, दिस इज फेज, ये बताता है हमको फेज, पार्टिकल कहाँ है। ओमेगा टी की वैल्यू हमको बताती है, ओमेगा टी, चलो मैं देखता हूँ आपको ओमेगा टी समझाता हूँ अभी कैसे है, ओमेगा टी का मतलब क्या है वो समझाता हूँ। देखो अगर मैंने इसे लिखा ओमेगा टी इज इक्वल टू, मैं पहला पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से मैं निकला और यहाँ पहुँचा, ओमेगा टी की वैल्यू मेरी कितनी है, पाई/2 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाई/2, ठीक है, ये पाई/2 लिखा मैंने। अगर मैंने पाई/2 लिखा तो सोचो
फेज तो मैं लिखकर बता ही दूंगा आपको, फेज दोबारा से बताते हूँ। ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 लिखा, टाइम की वैल्यू कितनी होती है देखो जरा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू छोटू टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब ये नहीं पूछना ये कहाँ से आया, कल ही बताया था मैंने, ठीक है, ये हो गया अपना। तो इसमें से क्या हो जाता है, ये पाई ने पाई को मार दिया, टी इज इक्वल टू ये 2 to the 4 हो गया और ये कैपिटल टी ऊपर चले गया, कैपिटल टी बाय 4। क्या ये सही है? यानी कि जब छोटू टी की वैल्यू टी बाय 4 होती है, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। इसको ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो। देखो मैं आपको बोलता हूं कि यहां से निकले आप टी बाय 4 टाइम हो, ओमेगा टी की वैल्यू पहचानो, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा टी इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू छोटू टी की वैल्यू कितनी बोला मैंने, टी बाय 4, तो आप लिखेंगे टी बाय 4। तो ये हो गया, टी ने टी को मार दिया, दो ने इसको मार दिया, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2। यानी अगर आपको ओमेगा टी मालूम हो तो आप टी निकाल सकते, अगर आपको टी मालूम है तो आप ओमेगा टी निकाल सकते, ठीक है। अगर आपको टी की वैल्यू पता है, टी बाय 4 था ना, टी इज इक्वल टू टी बाय 4 था, यहाँ पे देखो टी इज इक्वल टू टी बाय 4। तो इस तरह से आप टी इज इक्वल टू टी बाय 4, टी बाय 8, टी बाय 6, टी बाय 3, टी बाय 3, टी बाय 4, 4 टी बाय 3, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एनीथिंग वो लिखकर आप ओमेगा टी निकाल सकते हो। ओमेगा टी आपको बताता है आप किस डिग्री पर खड़े हो, है ना, किस डिग्री पर खड़े हो, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे ये पार्टिकल हमारा जा कहाँ रहा है। समझे बात को, ये पार्टिकल हमारा जा कहाँ रहा है। अब अगर मैं आपको इसके लिए बोल देता हूँ कि ओमेगा टी की वैल्यू है पाई 2 पाई बाय 3, ऐसा ले लो, हाँ 2 पाई बाय 3, तो हमारा पार्टिकल कहाँ खड़ा है सोचो जरा, बहुत इजी है वो। 2 पाई बाय 3 बोले तो पाई बाय 3 कितना होता है, पाई बाय 3 मतलब पाई 180 डिग्री का होता है ना भाई। अरे रैप भी लिखा था मैंने, कहाँ लिखा था मैंने, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, 2 से डिवाइड हो गया वो तो, है ना, 180 डिग्री का पाई होता है। ये लगाओ 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360, 360 डिवाइड बाय 3 बोले तो 120 ना, उससे आसान समझना है तो ये पाई बाय 3 देखना भाई। पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बोले तो 180, 180 डिवाइड बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, 60 डिग्री याद कर ले भाई, ठीक है ना। आपको लॉग में वैल्यू याद रखते हो ना, साइन कॉस टैन की, तो बस वही है। पाई बाय 3 की वैल्यू 60 हो गई, तो 2 टाइम्स 60 बोले तो कितना होगा, 120 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ मेरे पास में कि 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब क्या है, हमारा पार्टिकल कहाँ खड़ा है सोचो, कहाँ खड़ा है सोचो, 120 डिग्री मतलब देखो ये 90, 90 के आगे 30, यहाँ खड़ा है, 30 आ गया है, यहाँ खड़ा है। यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब ये ऐसा, इधर डायरेक्शन बताओ, अब इसको छोड़ दो, ये नया केस बता रहा हूँ आपको। डायरेक्शन बताओ, ये पार्टिकल है हमारा, है ना, अगर ये पार्टिकल है तो ये हो गया P, यहाँ है पॉइंट P, और बताओ अभी डायरेक्शन किधर, नीचे। क्यों नीचे, क्योंकि ये पार्टिकल इधर से नीचे जा रहा है, देखो जरा ऐसा नीचे जा रहा है। चलो एक और देता हूँ, 2 पाई बाय 3 समझा, अच्छा ये ले लो 3 पाई बाय 4, अब ये कितना होगा, 3 पाई बाय 4 मतलब, पाई बाय 4 मतलब 45, 45 इंटू 3 कितना हो गया, 90, 135 ना, 135 डिग्री। 135 किधर आने वाला है, 90, 180 के बीच में आने वाला है 135, कहीं तो यहाँ आएगा, ये आएगा, ये मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, अभी भी तो नीचे जा रहा है, सही है। अच्छा ऐसा करो, इसको ले लो 3 बाय 2 पाई, 1.5 पाई पे, किधर है वो, 1.5 पाई का मतलब है ये पाई हुआ, ये 1.5 पाई हुआ, यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। डायरेक्शन किधर है जाने की, इसके आगे किधर जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा ना, तो मीन पोजीशन की तरफ जाने की डायरेक्शन है उसकी, डायरेक्शन, पोजीशन भी मिल रही, डायरेक्शन भी मिल रही, ठीक है। मैंने आपको ऐसे बोल दिया 5 पाई बाय 6, लो ये एक ले लो, 5 पाई बाय 6, ये है ओमेगा टी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये सब क्या दे रहा मैं, ये ओमेगा टी की वैल्यू दे रहा बेटे, ओमेगा टी 5 पाई बाय 6 है। बताओ पार्टिकल किधर खड़ा है, 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 बोले तो कितना होता है, पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री होता है, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 हो जाएगा, है ना, 30 डिग्री इंटू 5, 150 डिग्री, 150 डिग्री पे खड़ा है वो। 5 पाई बाय 6 बोले तो 150 मतलब क्या है, ये कितना था 120 था, उसके आगे 30, 150 यहाँ कहीं तो भी है, ठीक है, इधर नीचे 30 बचेगा फिर,
ये 60 ऐसे हो जाएगा, यहाँ 150 है, 150 है ना, 5π/6 हो गया। उसके बाद में 13π/3, बहुत भारी केस हो गया है ना। π/3 बोले तो 60 इंटू 13 मतलब कितना हुआ, 780 डिग्री हो ना, 780 डिग्री, 780 डिग्री मतलब कहाँ होगा जरा सोचो वाला, ये 360 है, इसका डबल करो, 36 2 72 होता है ना, 72 720 डिग्री होता है, यहाँ पर 720 आएगा, 720 उससे कितना आगे जाना है 80, मतलब के 780 पे जाना है, 720 पे आप खड़े हो, 60 डिग्री आगे जाना है, मतलब 60 डिग्री इधर है, वो 60 डिग्री इधर है, ये है आपका 13π/6 नहीं π/3, 13π/3 यहाँ है, वो यहाँ आएगा मतलब क्या है इधर, यहाँ पे डायरेक्शन यही होगा और डायरेक्शन सिर्फ बदल जाएगी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, समझेगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अरे आप समझे, इस तरह से होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ओमेगा टी देने के बाद आप कहीं भी हो वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ओमेगा टी की वैल्यू π/2 है तो वो यहाँ खड़ा है, पाई है तो यहाँ खड़ा है, 3π/2 है तो यहाँ खड़ा है, 2π है तो यहाँ खड़ा है, 13π है तो यहाँ खड़ा है, 13π पे यहाँ हो जाएगा, सॉरी 13π पे यहाँ हो जाएगा, है ना, क्योंकि हर इवन पाई पे वो यहाँ आता है। देखो एक चक्कर पूरा कब होता है, 2π के बाद, 0 से निकला 2π पे यहाँ पर, फिर 4π पे यहाँ पे, 6π पे यहाँ पे, 8π पे, 10π पे, 12π पे, 12π पे यहाँ है, यहाँ से 1π आगे चला तो 13π इधर होता है, 13π इधर होता है, समझे बात को, 13π इधर है। तो आप ये यहाँ से कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। ओमेगा टी की वैल्यू अगर आपको दिया हुआ हो तो आप उसमें से टी निकाल सकते, ये निकाल सकते हो, टी निकाल सकते हो, अगर टी दिया हो तो ओमेगा टी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इक्वेशन से खेलते हैं अपन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताता हूँ आपको कैसी होती है। चलो तो देखिए, ये क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और पढ़ते हैं। इपोक ऑफ एसएचएम यानी कि इनिशियल फेज उसको बोलते हैं। देखो मैंने जब इक्वेशन लिखा था, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मैंने ऐसी लिखी थी, x = a साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मेरा मतलब था कि जब मैंने ओमेगा टी लिखा तो मेरा फेज था ओमेगा टी, मेरा फेज था ओमेगा टी, और मैंने ये बताया था कि t = 0 पर x = 0 पर होता है पार्टिकल, है ना, x लो y लो एक ही बात है ना यार, तो समझ जाओगे। तो मतलब ये फेज था ओमेगा टी। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि इनिशियल फेज कुछ तो है, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी y = या x = जो भी लेना है वो ले लो, x y = a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज, इनिशियल फेज यानी कि पहले से पार्टिकल कहाँ खड़ा है। अब आप देखेंगे अगर पार्टिकल ये पाथ पर ऑसिलेट करता है, ठीक है ना, यहाँ पर वो आता है +a पर, यहाँ पे आता है -a पर, है ना, ऐसे होता है, और वो यहाँ पर 0 पे था। अब हमारा पार्टिकल जो है हमेशा 0 से शुरू करेगा, कौन बोला, हमेशा 0 से थोड़ी शुरू करेगा, वो कहीं से शुरू कर सकता है, उसकी मर्जी है वो, ठीक है ना, ये आपकी जो है तो मर्जी नहीं चलती है, यहाँ पर पार्टिकल की मर्जी चलती है, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। या आपने अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा और उसको आपने डिस्टर्ब करके छोड़ा तो आप मतलब एक्सट्रीम से शुरू करवा रहे हो पार्टिकल। तो हमारा पार्टिकल समझो यहाँ से शुरू करा, यहाँ से शुरू करा। अब ये पार्टिकल का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस के साथ मैं आपको पूरा खेलना सिखाऊंगा एकदम। एंगल मालूम हो तो ये डिस्टेंस कितना होता है निकालना, डिस्टेंस मालूम होता है एंगल कैसे होता है निकालना, वो हमारा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अभी क्या समझ रहे हैं, इनिशियल फेज कितना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इनिशियल फेज है मेरा 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, सर्कुलर डायग्राम बनाओ, देखो फेज डायग्राम। हमारा पार्टिकल यहाँ से शुरू करता था तो 0 डिग्री बोला जाता था, हमारा पार्टिकल पहले से यहाँ खड़ा है, यहाँ पर, ये है फाई, दिस इज फाई। हमारा पार्टिकल पहले से यहाँ खड़ा है, ये है उसकी पोजीशन, पार्टिकल की पार्किंग है उसकी यहाँ पर। अब चलना शुरू करता है ओमेगा से, जब वो ओमेगा स्पीड से चलना शुरू किया, यहाँ पर है t = 0 पर, t = 0 पर, कहाँ है वो, t = 0 पर यहाँ खड़ा है, ठीक है। और इसके बाद चलना शुरू किया, किधर चला, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ऊपर चला। ऊपर चलने के बाद उसने एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया होगा, ये एंगल ओमेगा टी होता है। अरे ध्यान से देखो जरा, ये एंगल ओमेगा टी होता है सिर्फ, कौन सा, P से लेकर Q तक पहुंचा वो वाला एंगल, P से Q तक पहुंचा वो एंगल ओमेगा टी होता है। शुरू से नहीं गिनना उसको, शुरू से नहीं गिनना है, तो कहाँ से गिनना है, ओमेगा टी यहाँ से गिनना है उसको, P से आगे ये ओमेगा टी गिना। तो फिर रेफरेंस से क्या गिना जाएगा, हम बोलते हैं रेफरेंस से जब गिनना है ना,
जब हमको इसकी इक्वेशन बनानी है कि हमारा पार्टिकल अभी कहाँ पहुंचा उसकी इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने में हम क्या करते हैं, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं ना। उसका जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन में क्या करना पड़ता है, हमको ये वाला एंगल लेना पड़ता है। ये एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल के बराबर होता है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा होता है, तो ये एंगल कितना है, तो मैं बोलूँगा ये एंगल है आपका ओमेगा टी प्लस फाई। ये ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये एंगल भी कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस फाई। रेफरेंस से गिना जाता है, ठीक है, रेफरेंस से गिना जाता है। तो ये आपका y हो गया और ये आपका a हो गया। इक्वेशन अभी भी क्या हो गया आपकी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अरे समझा, अब ये इक्वेशन ऐसी आई है, ठीक है। ये देखो, ये अगर ये ऐसी लाइन है ना, तो ये पूरा एंगल ये एंगल होता है इसके साथ, समझे बात को, ऐसे होता है। थोड़ा सा जूम करके देख लो इसको, मैं बता देता हूँ, मतलब जूम करके देखो, ऐसा होता है ये वाला एंगल। तो फाई तो पहले से था, ओमेगा टी बाद में चला, तो इसलिए ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। इसमें से ये जो क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी को बोला जाता है फेज, इसको फेज ऑफ एसएचएम बोला जाता है, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है इसको बोला जाता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, हमारा पार्टिकल जो है वो ऑसिलेशन वैसे ही करता है, सारी चीजें वैसी चलती है, सिर्फ उसकी खड़े रहने की पोजीशन इनिशियली 30 डिग्री पे थी, 30 पे था, 30 से आगे शुरू करेगा और आकर वहीं पे सर्कल खत्म करेगा, तो एक टाइम पीरियड हो जाएगा, फिर दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा टाइम पीरियड, वैसे चलेगा। फिर क्या होगा उसके अंदर में, तो इसी इक्वेशन को फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। अगर मैंने आपको फाई की वैल्यू पाई बाय 4 बोला, फाई की वैल्यू अगर पाई बाय 4 आती है, मतलब हमारा पार्टिकल पहले से कहाँ खड़ा है, देखो जरा, अगर ये फाई की वैल्यू पाई बाय 4 है, मतलब पाई बाय 4 बोले कितना होता है 45 डिग्री, तो हमारा पार्टिकल पहले से कहाँ खड़ा हुआ है, 45 डिग्री पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे होता है। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, ये या इपोक ऑफ एसएचएम, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इपोक ऑफ एसएचएम। कॉपी इट फास्ट।